Hello children, this is the explanation for chapter 1 sociological aspects of physical education. Here first of all we have to cover the meaning of sociology. What is sociology? First of all, if we see here, sociology is the study of human behavior and human relations in society. We can say that कि जो भी सोसाइटी से रिलेटेड होता है वो सोशियोलॉजी में होता है। एक तरह से ह्यूमन का बिहेवियर क्या है और वो किस तरह से सोसाइटी के साथ रिलेशंस रखता है, किस तरह से उनके रिलेशंस रहते हैं, ये सब सोशियोलॉजी में आ जाता है। इसके साथ ही साथ इसमें लिखा हुआ है सोशियोलॉजी इज़ अ साइंस इंटरेस्टेड इन वेरियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ सोसाइटी सच एज रिलीजियस। तो ये सोशियोलॉजी रिलीजियस हो सकती है, फैमिली से रिलेट हो सकती है, गवर्नमेंट से रिलेट कर सकते हैं हम इसको, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेशन हो सकता है, मतलब किसी भी तरह ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़ हैं और इनसे रिलेटेड कोई भी अगर किसी तरह का भी रिलेशन होता है, बिहेवियर होता है ह्यूमन बींग्स का, तो उसको हम सोशियोलॉजी में काउंट करते हैं। सोशियोलॉजी कैन बी अंडरस्टूड बाय सम ऑफ द डेफिनेशंस। बहुत सारी इसमें डेफिनेशंस लिखे हुए हैं जिन्हें हमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। बस हमें ये जानना है कि व्हाट इज़ सोशियोलॉजी, क्योंकि बस इतना ही हमारे सिलेबस में है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स sociology. Sports sociology means how the sociology is related to the sports. अगर हम यहाँ पर बात करें कि किसी भी तरह का कोई भी स्पोर्ट अगर है तो उसमें सोशियोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है और एक प्लेयर को सोसाइटी के साथ अपने रिलेशंस को मेंटेन करना सीखना पड़ता है। वही यहाँ पर इसका मीनिंग है इस कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी का। यहाँ पर देखें हम अगर तो लिखा हुआ है इन स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन सोशियोलॉजी प्लेज अ ग्रेट रोल इन मेकिंग अ पर्सन मोर सोशल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। इसका मतलब कहने का यह है कि किसी भी स्पोर्ट पर्सन को या स्पोर्ट्स से रिलेटेड पर्सनालिटी को सोशियोलॉजी मतलब उस पर्सन के लिए सोशियोलॉजी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि उसे सोसाइटी में ही रहना है और अपने रिलेशंस को मेंटेन करना है। जैसे कि इसमें कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। फर्स्ट दिया हुआ है कि प्लेयर्स लर्न द एक्ट ऑफ टीम स्पिरिट। देखिए, अगर एक प्लेयर है और वो उसके अंदर टीम स्पिरिट नहीं है, वो अकेला रहना चाहता है, टीम के साथ वर्क नहीं करना चाहता, तो ही और शी कैन नॉट बी अ गुड प्लेयर। एंड द सेकेंड इज़ गिवन हेयर दे वर्क टूवर्ड्स कॉमन गोल। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि कोई भी अगर स्पोर्ट्समैन है, वुमेन है, स्पोर्ट्स पर्सन है, वो किसी भी पर्टिकुलर स्पोर्ट में जब खेलता है तो वो टीम के साथ आगे बढ़ता है और टीम स्पिरिट होना उसमें बहुत ज़रूरी है और उसका एक कॉमन गोल होता है कि उसे जीतना है, तो उसके सबके साथ मिलकर रहना है। तो सोशियोलॉजी बहुत ज़रूरी है और उसको यूनाइटेड भी फील करना होता है। इसके साथ में द थर्ड पॉइंट इज़ इट हेल्प्स इन डेवलपिंग स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एंड स्पोर्ट्स एथिक्स। और ये स्पोर्ट्स एथिक्स भी सिखाता है क्या? सोशियोलॉजी, जो कि स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी है। इसके बाद में दे लर्न टू फेस एंड टैकल वेरियस सोशल प्रॉब्लम। साथ ही साथ इसमें ये फोर्थ है पॉइंट कि वो जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, सोशल प्रॉब्लम्स आती हैं किसी भी गेम स्पोर्ट्स से रिलेटेड, उनको भी फेस करना वो सीखते हैं और इसके लिए सोशियोलॉजी इज़ मस्ट। इट डेवलप्स लीडरशिप क्वालिटीज़। सोशियोलॉजी हेल्प्स इन मेकिंग अ पर्सन मोर डिसिप्लिन, मतलब ये हमें डिसिप्लिन भी सिखाता है। तो इस तरह से बहुत सारे रोल प्ले करती है ये स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी और ये मस्ट है सीखना किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा गेम्स एंड स्पोर्ट्स एज मैंस कल्चरल हेरिटेज। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कल्चर। कल्चर ऑफ अ सोसाइटी रेफर्स टू इट्स कंप्लीट वे ऑफ लाइफ। कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे जीने का तरीका होता है, जो भी हम जैसे क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खेलते हैं, क्या देखते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे कल्चर से रिलेट करती है। और ये कहीं से ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ नई है, ये कहीं ना कहीं जब से ह्यूमन बींग्स हैं, जब से सोसाइटीज़ स्टार्ट हुई हैं, सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ है, तब से ये
कल्चर भी स्टार्ट हुआ, क्योंकि जो भी ह्यूमन बीइंग्स करते गए वो हमारे कल्चर और ट्रेडिशंस में कन्वर्ट होता चला गया। तो इसी तरह से ये गेम्स भी, जो गेम्स हम लोग खेलते हैं, ये भी कहीं ना कहीं ये हमारे कल्चरल हेरिटेज है। किस तरह से कल्चरल हेरिटेज है वो हम यहाँ पर लिखा हुआ है टॉपिक में, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स हेरिटेज। तो यहाँ पर देखें, फिजिकल एक्टिविटीज़, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर एज ओल्ड एज आर सिविलाइजेशन। यही बात अभी मैंने थोड़ी देर पहले कही कि जिस तरह से सिविलाइजेशन हुई, तभी से गेम्स, स्पोर्ट्स, खाना पीना, हंसना, गाना, डांस करना, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो उसी तरह से हमारे जो गेम्स और स्पोर्ट्स भी हैं, ये भी बहुत पुराने हैं। और हम कुछ भी, जैसे अगर रनिंग है, जंपिंग है, फाइटिंग है, फिशिंग है, तो ये पहले इंसान करता था अपने एनिमीज से लड़ने के लिए, अपने फूड को प्रोक्योर करने के लिए, फूड को एक तरह से पाने के लिए ये सारे काम करता था। धीरे धीरे यही एक्टिविटीज़ उसकी स्पोर्ट्स में कन्वर्ट होते गए। इसके साथ ही साथ उसके गेम्स और डांसेस भी रहते थे, जैसे इसमें लिखा हुआ है एडेड इन दैम फॉर एन्जॉयमेंट एंड रिक्रिएशन। उसने कुछ अपनी ये दौड़ने भागने के साथ साथ कुछ गेम्स और डांसेस भी उसमें इन्वॉल्व कर लिया, और इनका मेन मोटिव होता था रिक्रिएशन करना, कि अपने आप को रिफ़्रेश करना। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड गेम्स एज बैकबोन टू आवर कल्चरल आइडेंटिटी। बिल्कुल सही बात है, जो भी हमारे ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स या गेम्स होते हैं वो हमारी कल्चरल एक तरह से आइडेंटिटी होते हैं, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी पहचान बताने में। जैसे जिस तरह से अगर आप देखें, अगर हम क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट एक पहचान है ब्रिटेन की, और वो उसके कल्चर को शो करता है। इसी तरह से डिफरेंट गेम्स जो कहीं ना कहीं एडॉप्ट हुए हैं, किसी ना किसी कंट्री से आए हैं, तो वो उसके कल्चर को शो करते हैं। तो ये यहाँ पर बात लिखी हुई है। साथ ही साथ आगे बढ़ेंगे हम तो एक और इम्पॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि मैनी कंट्रीज़ हैव कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स एज कल्चर इन द फॉलोइंग मैनर। तो यहाँ पर कुछ ऐसे भी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है गेम्स के लिए, या फिर किसी सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। इसमें सबसे पहला नाम आता है जिस कंट्री का, वो है ग्रीस। ग्रीस के बारे में ये कहा जाता है कि ये ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है वर्ल्ड में। सारे सिविलाइजेशन का मतलब यहाँ पर है कि लोगों ने जब सिस्टमेटिक लाइफ रहना स्टार्ट किया विलेजेस में, सिटीज़ में, तो उसे हम सिविलाइजेशन कहते हैं, सिविलाइज्ड लाइफ कहते हैं। तो ग्रीस जो है वो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, और उसने अपना बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, एक कंट्रीब्यूशन दिया है उसने पूरे वर्ल्ड को इन प्रोग्रेस ऑफ साइंस, आर्ट, लिटरेचर एंड स्पोर्ट्स में। तो यहाँ पर ग्रीक के बारे में ये भी कहा जाता है कि जो जिमनास्ट है, या एक तरह से जो हमारे ओलंपिक गेम्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं यहीं से स्टार्ट हुए, या फिर उनका एक तरह से बेस यहाँ पर बना, क्योंकि यहाँ पर बहुत इंटरेस्ट था लोगों का चैरियट रेसिंग में, रनिंग में, बॉक्सिंग में, रेसलिंग में, थ्रोइंग एट्सेट्रा। तो ये सारे काम यहाँ पर हुए। इसके बाद एक आता है जो नेक्स्ट कंट्री है, दैट इज़ रोम। रोम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसने भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इसमें देखिए लिखा हुआ है रोमन वर गुड वॉरियर्स एंड लवर्स ऑफ स्पोर्ट्स। इनको गेम्स बहुत पसंद होते थे, और ये अपने गेम में एक वॉरियर फाइट भी रखते थे। वॉरियर का मतलब होता था जो बहुत लड़ाके होते थे, योद्धा टाइप लोग होते थे, वो लड़ते थे, और उस तरह के गेम्स में ये इन्वॉल्व होते थे। लेकिन जैसे जैसे ये रोमन्स ने जब ग्रीस को कॉन्केस्ट किया, कभी हिस्ट्री में हुआ होगा कि रोमन्स ने ग्रीस पर विजय पाली और ग्रीस को अपने कब्ज़े में ले लिया, तो द इम्पोर्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम फिज़िकल एजुकेशन टू फिज़िकल ट्रेनिंग। तो उन्होंने ग्रीस में ये होता था कि वो फिज़िकल एजुकेशन पे ज़्यादा जोर देते थे, लेकिन इन्होंने फिज़िकल ट्रेनिंग पे ज़्यादा जोर देना स्टार्ट कर दिया, और इस तरह से थोड़ा सा गेम्स एंड स्पोर्ट का चेंज हो गया सिस्टम। तो एक तरह से रोम ने भी इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इसमें एक और बात लिखी हुई है, सॉरी फॉर इट